लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम् मसीभाजन संयुक्तम ध्यायेत्तम महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। अर्थात स्याही के पात्र और कलम को हाथ में धारण करने वाले महाबली भगवान चित्रगुप्त का मैं ध्यान करता हूँ। जय चित्रगुप्त महाराज। धन्यवाद सरिता जी। और जैसा कि सभी जानते हैं और हमारी आदरणीय दुर्गा सिन्हा उदार दीदी उपस्थित हैं आज की इस सत्र के व्याख्याता, जो हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें देने वाली है। तो मैं उनका अति संक्षिप्त परिचय, वैसे इनका परिचय बहुत ही विशाल है, क्योंकि इनका इतने सालों का अनुभव है, इतना ज्ञान है और इतना कुछ इन्होंने अपने जीवन में किया है। तो संक्षेप में मैं आपको इनके बारे में पहले बता दूं, जो शायद नहीं जानते होंगे इनके बारे में। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने एमए, एमएड और पीएचडी साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में पीएचडी होना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इनको मनोविज्ञान का मतलब कितना गहन अध्ययन होगा ये हम समझ सकते हैं। और ये ही नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं ये तो, और भी वो कहते हैं ना, चेरी ऑन टॉप तो वैसी बात है तो मतलब ये बड़ी बात होती है इतनी ऊंची कक्षा में गोल्ड मेडल पा करके अपनी डिग्री लेना। और ये बीएचयू की व्याख्याता रह चुकी, तो ये भी हम सबको पता है बीएचयू क्या है, उसमें व्याख्याता रही है, तो इनका क्या विशिष्ट स्थान रहा होगा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बता दूं सबके लिए बीएचयू जो नहीं जानते, शिक्षाविद, साहित्य सेवी, समाज सेवी, मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में बराबर ये अपनी सेवाएं देती रही हैं। और ये इन्होंने देहदान द्वारा मानव सेवा का संकल्प लिया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने देहदान का संकल्प लिया है। महिला काव्य मंच अंतरराष्ट्रीय संस्था का इन्होंने सैन डिएगो में, यूएसए में प्रथम शाखा इन्होंने प्रारंभ की है। इनकी अब तक 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 4 ऑडियो बुक हैं जो अमेजन पे अवेलेबल है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने किन किन विषयों पर क्या क्या लिखा है। और पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों, इनमें तो लगातार इनकी रचनाएं आती रहती हैं। यही नहीं, इनका इन्होंने अनेक पुस्तकों का हिंदी और गुजराती, इंग्लिश और गुजराती से हिंदी में अनुवाद भी किया है, समीक्षा भी की है। प्रख्यात साहित्यकारों की रचनाओं का, उनकी पुस्तकों का इन्होंने समीक्षा करीब 93 उनका किया है। और इन्होंने इसमें से कुछ का समावेश जीवन मित्र समीक्षा संग्रह में प्रकाशित भी हुआ है। इसके अलावा ये संपादक प्रवासी अमृतांजलि, प्रवासी भावांजलि, जिसमें मोदी जी का यशोगान हुआ है, उस रह चुकी है। और विदेश के 42 देशों के 86 छियासी महिला काव्य मंच के इकाई अध्यक्ष की रचनाओं का साझा संकलन का भी इन्होंने संपादन किया है। इनके नाटक राज्य स्तर पर पुरस्कृत, दूरदर्शन पर भी इनका मंचन हो चुका है। इनका गुजराती में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ इनके द्वारा लिखे नाटक का, आकाश। और अनेक संस्थाओं की ये सदस्य हैं, पदाधिकारी है। मतलब क्या कहूँ, बहुमुखी प्रतिभा। मतलब मैं बहुत, ये जो संक्षिप्त परिचय भी लंबा है, कहने का मतलब इतना कुछ है, मतलब जिसको कितना संक्षेप कर सकते हैं, उसमें भी इन्होंने इतना कुछ किया है। और ये ग्लोबल हिंदी ज्योति, विश्व हिंदी परिषद, विश्व मैत्री मंच, विश्व हिंदी ज्योति, नई दिशाएं, साहित्यालोक, अनेक इन सभी संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्यरत है। और संरक्षक व निदेशक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच, परामर्शन मंडल सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय विश्व भाषा अकादमी कार्यकारिणी सदस्य, संत साहित्य अकादमी, ददीची देहदान समिति इत्यादि संस्थाओं से पुरस्कृत, वहां पे सम्मानित। और ये विश्व हिंदी परिषद द्वारा मनोनीत अध्यक्ष भी है अमेरिका। तो ये मैंने संक्षेप करके आपको इनके बारे में बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना जिनको अनुभव है, जितना ज्ञान है, ऐसी विभूति हमारे समक्ष आज हमें कुछ बताने के लिए उपस्थित हुई है। तो मैं बहुत बहुत
आदरणीय दुर्गा दीदी का स्वागत करती हूँ और साथ ही पहले से ही धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करके इस व्याख्यान माला का शुभारंभ करने का आपने उसके लिए अनुमति दी, तो बहुत खुशी की बात है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अवश्य जो भी आपके मन में, चाहे वो सिली क्वेश्चन हो, लगे कि ये क्या है, पर जरूर पूछिएगा। कभी कभी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमको लगता है या हमको सुनोगे, अरे वो क्या सोच, ये मत सोचिए, यहाँ हम सब छात्र हैं इनके सामने, तो हम कैसे भी क्वेश्चन पूछ सके, और ये हमारी अध्यापिका है, ये हमें बताएंगी, हमारा जो भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुर्गा दीदी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। दीदी, अब आप अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आपका। आपने ये मंच इतना खूबसूरत तैयार किया है, उस मंच के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग जिस उद्देश्य से इस मंच के साथ जुड़े हैं, उसका यही उद्देश्य है कि जिसको जो कुछ भी जानकारी है, जो कुछ भी अनुभव है, ज्ञान तो मैं नहीं कहूंगी इसको, पर अनुभव है, अनुभव से जो हम समृद्ध हमारा ज्ञान है, जानकारी है, उसको हम अगर आपस में बांटते हैं तो हम दोनों का ही, देने वाले लेने वाले दोनों का ही भला होता है। जैसे कहते हैं ना, मेहंदी लगाने वाले का हाथ भी रंग जाता है। तो मैं जो अनुभव अपने बताऊंगी वो आपके अनुभव से अलग नहीं होगा लेकिन हम दोनों का जरूर अनुभव समृद्ध होगा। तो धन्यवाद देते हुए मैं सर्वप्रथम तो चित्रगुप्त महाराज को ही नमन करूंगी 4 पंक्तियों से कि न्यायाधीश यमलोक के रखते सबका ध्यान, न्यायाधीश यमलोक के रखते सबका ध्यान, और शिक्षित संस्कारी करें है इनकी पहचान। लेखा जोखा कर्म का सबका ही है देखते, पूजा कलम दवात की सबसे बड़ा विधान, सबसे बड़ा विधान। तो हम सबका जो लेखा जोखा रख रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, हमारे पास कलम दवात के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, व्यापारी बुद्धि नहीं है कि हम लोग कुछ और बहुत कुछ कर सकें। और शायद ये शिक्षा और संस्कार में मैं यही मानती हूँ कि संतुष्टि सबसे पहले उन्होंने शिक्षित संस्कारी व्यक्ति को संतुष्टि का भान कराया है और आपने भी देखा होगा कि हम लोग जो है, जितना है उतने में संतुष्ट हैं, खुश हैं कम से कम, है ना। आगे बढ़ने की चेष्टा जरूर है, बहुत कुछ करने का मन है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है जो हम सब में चित्रगुप्त महाराज जी की देन है, शिक्षा और संस्कार की देन है। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ कि जिन्होंने लेखनी में कुछ शक्ति दी है कि कुछ ऐसा लिख सकें कि जो समाज के लिए हितावह हो सके, हितकारी हो सके। परिचय तो देखिए सबके बहुत विस्तृत विस्तृत हैं, सबने बहुत कुछ काम किया है, तो परिचय तो एक औपचारिकता मात्र है। बाकी मेरे में और आप सबके अनुभव में कोई बहुत अंतर नहीं है। अलग अलग स्थान, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो हमारे अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कमोबेश सबके समान ही उच्च स्तरीय ज्ञान है सबका, हम सब समान हैं। आज जो हम लोगों ने प्रारंभ किया है इस व्याख्यान माला का, तो सबसे पहले मेरा नाम इसीलिए शायद आया कि मनोविज्ञान से संबंध है, और मैंने 1969 में पीएचडी की और 70 में मैंने जब से कॉलेज ज्वाइन किया, उसी समय से मेरा विशेष विषय जो था एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और पर्सनालिटी, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका को बहुत अच्छी तरह निर्वाह करने के लिए सहायक था, मैं ये कहूंगी। शायद इसीलिए लोगों ने अपनी समस्याएं मेरे सम्मुख रखी, और न केवल रखी बल्कि ईश्वर ने, मैं वही कहती हूँ ना, माँ सरस्वती ने लेखनी में शक्ति दी है, तो वाणी में भी माँ ने ही शक्ति दी है कि जो कुछ भी अपने अध्ययन के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, क्योंकि जब मैंने नौकरी शुरू की उस समय मेरी उम्र केवल 21 वर्ष की थी,
तो 21 वर्ष की जो अनुभव है वो इतना समृद्ध नहीं था कि मैं समस्याओं का समाधान कर पाती, लेकिन विषय का अध्ययन जरूर लाभदायी बना हमारे लिए, और शायद यही भरोसा लोगों के मन में आया। तो विद्यार्थियों ने और विद्यार्थियों के बाद उनके माता पिता ने, कई लोगों ने प्रश्न अपने इस तरह के रखे, और अनुभव, जितना भी अनुभव था मेरा, उस अनुभव के आधार पर मैंने उनकी समस्याओं को सुन करके जो समाधान सूझा मुझे उस समय, वो मैंने देने की कोशिश की। और अनवरत 1970 से लेकर आज तक, और मैं यहाँ प्रारंभ करने से पहले बस एक छोटी सी बात बताऊंगी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो बड़े प्रतिभा संपन्न थे, लेकिन बंदिशें थी उनके यहाँ, आगे पढ़ाई नहीं। उस जमाने में 1970 और उसके पहले आप देखिए तो बहुत मैंने लड़कियों को पढ़ाने का तो चलन कम था, और बहुत से परिवारों में तो बिल्कुल ही नहीं था, खास तौर पर मारवाड़ी परिवारों में, ब्राह्मणों में भी जल्दी विवाह भी हो जाया करते थे। तो वो पढ़ाना नहीं चाहते थे कि फिर लड़का नहीं मिलेगा। तो प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद भी आगे बढ़ने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। तो उसकी वजह से एक मतलब मैं तो यही कहूंगी कि हिस्टेरिक फिट्स जैसे शुरू हो गए उस बच्चे में। और ईश्वर की कृपा ये रही कि मेरे सानिध्य से, मैं तो कहूंगी ईश्वर के किया, ईश्वर ने करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। मेरी उपस्थिति में वो बिल्कुल सामान्य, और उसके बाद फिर वही चीखना चिल्लाना, शोर मचाना। तो मुझे माता पिता को भी समझाना पड़ा, बच्चे को भी समझाना पड़ा, दोनों को ही। समझौता ही समाधान है, मेरा अपना मानना यह है कि एडजस्टमेंट क्या है, समायोजन क्या है, कि दोनों ही पक्ष जब समझदारी से कुछ कर सकें तो ही समाधान संभव है। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसी स्थिति ही क्यों उत्पन्न हुई, मतलब परवरिश की ही देन हुई ना, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो हम प्रारंभ में तो बच्चों को प्रोत्साहित करते ही हैं, बुद्धिमान है, बुद्धिशाली है, तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन एक समय आता है जब वो सचमुच आगे बढ़ रहा होता है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, समस्या वहां फिर आ जाती है। खैर, आज वो बहुत ऊंचे पद से सेवानिवृत्त है, और आज भी मेरे संपर्क में है, और बहुत स्नेह और आदर है, प्यार है। मैं उनके यहाँ भी जाकर रुकी हुई हूँ, रही हूँ। तो मेरा कहना ये है कि शायद मेरी जो समझ से मैंने जो कुछ भी समझाया या बताने की कोशिश की, और परिस्थितियां सब सामान्य रही, इसलिए सब कुछ सामान्य होता गया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मार्गदर्शन से केवल संभव नहीं है, हमारे अपने प्रयत्न से ही सब कुछ संभव है। तो हम सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर दवाई तो देगा, आप खाएंगे नहीं तो कैसे होगा, है ना, कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से सलाह हमें भी बहुत सी मिलती है, आप लोगों ने भी दी होंगी सलाह सबको। हो सकता है कि बहुत बार हमारी बात सही लगे और उससे बहुत काम बन जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज मैंने ये जो उदाहरण आपको बताया कि किस तरह से हमारी परवरिश कहाँ, कब, कैसे, कितने समस्याएं भी उत्पन्न कर देती है, हमें नहीं समझ में आता है कि हमसे कहाँ भूल हुई है। मैं 2-3 बातें केवल यहाँ आज लेना चाहूंगी, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। मैं शुरुआत से ही कि भाई जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका, जिसको कहते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट, जो उनके स्व का विकास होता है, तो स्व के विकास का आधार क्या है, माता पिता, संपर्क में जो आने वाले लोग हैं वो। जब हम बच्चे को देखकर कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, कितना होशियार है, इन सब बातों को कहते हैं, तो उसके मन में ये भाव आता है कि हाँ, आई एम समथिंग, आई एम ग्रेट। तो उनके सामने इसी तरह की बात होनी चाहिए जब वो थोड़ी समझदारी वाली बात उनके पास होती है, जब वो थोड़ा समझने लगते हैं। और अगर आप उस समय हर समय
हर बात के लिए उसको रोकेंगे टोकेंगे। एक छोटा सा जोक मैं इसी बात पर आपको सुनाना चाहूंगी कि जब वो नर्सरी वगैरह में 2-2.5 साल के बच्चे को एडमिशन के लिए ले गए, तो वहां टीचर ने पूछा, व्हाट्स योर नेम? तो उसने बोला, जॉनी डोंट। टीचर ने कहा, ये कैसा नाम है? तो पेरेंट्स को समझ में आ गया, बोले, अरे हर बात के लिए हम लोग हमेशा बोलते रहते, जॉनी डोंट, जॉनी डोंट, जॉनी डोंट। तो उसने अपना नाम बताया, जॉनी डोंट। मतलब आप हर समय, और मेरा मानना ये है, और मैंने अनुभव भी किया है, कि अगर हम नकारात्मक निर्देश देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो बच्चे वो ज्यादा करते हैं। जिस चीज की मनाही होती है, आप अपने बच्चों, आप भी अनुभव याद कीजिए कि आपने जब कहा बच्चे को कि भाई ये किताब नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे लायक नहीं है, पूरे दिन दिमाग में घूमता रहेगा, कहाँ छिपा के रखी है, ढूंढो, निकालो और पढ़ो। मतलब जो हमारे लिए प्रतिबंध है जिस पर, वो करने का मन ज्यादा करने लगता है। तो मैं ये बता रही थी कि हमारा जो सेल्फ डेवलप होता है, हमारा जो आत्म का विकास होता है कि मैं क्या हूं, और शुरू से ही उसे ही, यदि हम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन, हमारा सेल्फ का, कि हम क्या हैं, हमारे में जो कमियां हैं, हो सकता है हम उसे कमियां ना भी कहें, लेकिन समाज में उसको कमियां कही जा सकती हैं। तो हमारी जो कमियां हैं, हम जो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा रोना भी नहीं है, बहुत ज्यादा पीटना भी नहीं है। हम जो कर सकते हैं उसको हम, उसकी प्रशंसा भी हमको करनी है। और दोनों ही चीजों का जब हमको सही ज्ञान होता है, अपने बारे में अगर सही ज्ञान है हमें, तो ही हम दूसरों की निंदा से विचलित नहीं होते, या दूसरों की प्रशंसा से ऐसे फूल करके कुप्पा नहीं हो जाते और अभिमान में नहीं घूमते हैं। तो वो जो प्रारंभ से ही उसका बीज, तभी कहते हैं ना, बड़ा संस्कारी है, और संस्कार बड़े अच्छे दिए हैं माँ बाप ने। क्यों? क्योंकि वो समझदारी से काम कर पा रहा है बच्चा। और समझदारी क्या है? कि उसने अपने को समझ लिया है, इसलिए समझदारी आ गई है उसमें। तो सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले तो माता पिता का ही पड़ता है। और एक मैं कोटेशन जरूर देना चाहूंगी, लॉरेंस स्टीनबर्ग का है। वो ये कहते हैं कि किड्स हु स्पेंड मोर टाइम विद देयर पेरेंट्स डू बेटर। जो बच्चे माता पिता के निकट सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वो बहुत बेहतर उनका परफॉर्मेंस होता है, जो कुछ भी वो करते हैं बहुत श्रेष्ठ करते हैं। और आपको भी याद होगा, हमारे माता पिता भी बोलते थे कि पहले के जमाने में तो 7-8 बरस तक तो बच्चे घर में माँ के गोद में ही बैठे रहते थे, जल्दी स्कूल जाने की प्रथा नहीं थी पहले। अब है, आपने देखा, और मैं तो यहाँ अमेरिका में आके देख रही हूँ, अमेरिका क्यों, भारत में भी मैंने देखा है, 1.5 बरस में ही वो जो प्ले ग्रुप में भेज देते हैं, 1-1.5 साल का हुआ क्रेच में भी भेजते हैं। जो काम करने वाली माताएं हैं, घर पर सुविधा नहीं है, क्रेच में भी भेज दी है, वो तो 2 महीने 4 महीने के बच्चे को भी भेज देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो माँ की ममता है, माँ का ममत्व है, माता पिता का जो स्नेह है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जिनका कोटे मैंने आपने दिया, कोटेशन आपको मैंने बताया, वो भारतीय नहीं है, वो तो विदेश के हैं ना, अमेरिका के हैं। तो उन्होंने जब इस चीज को महसूस किया, इसका मतलब है कि माता पिता के सानिध्य में असली ममता और वास्तविक जो कहते हैं ना आनंद, बच्चे को माता पिता के ही संपर्क में आता है। आया के माध्यम से ठीक है, बहुत किस्मत अच्छी है, बहुत अच्छा बेड मिल गई आपको, सुविधा मिल गई, तो अच्छे संस्कार ही देती है वो भी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर मेड जो है वो गलत संस्कार देती है। और जब आप नौकरी कर रहे होते हो तो आपको मदद की जरूरत तो पड़ती ही है। अब मजबूरी में आप जिस भी तरह की व्यवस्था है, हर परिवार की अपनी अलग व्यवस्था है। दादी नानी है तो कहते हैं ना, दादी नानी के पास तो बिगड़ता है बच्चा,
बिगड़ता नहीं है, वो स्वतंत्र होकर अपने तरीके से अपने शौक मौज को पूरा करता है, तो वह भी जरूरी है। एक और बात मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ, पहले के समय की जो एक मानसिकता थी, अधिकांश, मैंने संस्कृत पढ़ी है, और संस्कृत में मैंने वो, मेरे ख्याल से 12वीं की कहानी है ये, वो मैं बताना चाहूंगी यहाँ, कि भारवी के पिता बहुत समृद्ध, मैंने बहुत ज्ञानी थे, और भारवी भी बहुत ज्ञानी थे, पर शास्त्रार्थ करके जब आते थे भारवी, तो उनके पिता ये कहते थे बहुत अच्छा, और हमेशा विजेता रहे, और जब आते थे तो बोलते थे कि बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी ना थोड़ी कमी है, और विकसित करो। वहां पिता का स्नेह ये कहता था कि अभी, कहते ना, मंजिल अभी और ऊंची है, अभी और ऊंचाई तक जाना है तुम्हें। लेकिन भारवी के मन में क्या आया, बड़ा आक्रोश, बहुत क्रोध आया, और उन्होंने सोचा आज तो मैं, ये जब कुछ भी सारी दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, जीत भी रहा हूं, और ये इनको पसंद ही नहीं आता, यही मेरे दुश्मन है, आज तो इनको खत्म ही कर देना है। यहां तक देखिए अपराध की भावना कितनी एक्सट्रीम हो जाती है। आज इनको नहीं छोड़ना, और वो रात को तलवार लेके पर्दे में छिप के बैठ गए, और जब जब ये सो जाएंगे ना तब ऐसा करूंगा। फिर उन्होंने सुनी बात माता पिता की, तो माँ ने कहा कि भाई इतना अच्छा शास्त्रार्थ करता है, विजेता है, और आपको क्यों पसंद नहीं आता? फिर उन्होंने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ हो, है ना, सबसे ऊंची ऊंचाई पर पहुंचे वो। ये बेचारा, फिर उसको लगा ओह मैं गलत समझ रहा था, वो मेरी आलोचना नहीं कर रहे, वो तो मेरी बढ़ोतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे तराश रहे हैं कि मैं और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। लेकिन भारवी तो महाज्ञानी थे, और हम सामान्य लोग जो हैं, हम सामान्य लोग अगर इस तरह से कमी दर्शाया जाए, हर अच्छाई में भी सब अच्छा कह रहे हैं, और घर में आकर के आपको तिरस्कार जैसा ही मिले, ठीक है, बहुत अपने को बहुत मत समझो, इसलिए कि कहीं घमंड ना आ जाए, वो भी नुकसानदायी हो जाता है। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, और मैं तो ये कहती हूँ, मैंने अपने अनुभव से ये देखा है और पाया, और मैंने यही सबको कहा कि भाई पहले के जमाने की बात और थी, लोग कहते थे ना, इस मुंह पर अगर तारीफ करोगे तो बच्चा बिगड़ेगा, मुंह पे तारीफ नहीं करना। शायद यही कॉन्सेप्ट रहा होगा कि भारवी के पिता ने भी तारीफ नहीं की, लेकिन मैं ये कहती हूँ, प्रशंसा करनी है मुंह पर करो, सामने करो, क्योंकि उससे उत्साह बढ़ता है, और निंदा करनी है, आलोचना करनी है, तो चुपके से एकांत में ले जाकर उसको तरीके से समझाओ कि बेटा यहाँ यहाँ ऐसे ऐसी ये गलती आपकी है, ये गलती सबके सामने नहीं होनी चाहिए, इसको सुधारने की जरूरत है आपको। क्योंकि अगर हम गलती गलती, तो वो जॉनी डोंट के जैसा ही जॉनी डोंट बन जाएगा। वो गलती को, अपने को, वो गलती को भी उसको सोचेगा कि यही हमारे लिए सामान्य व्यवहार है। तो दो चीजें मैंने, एक तो माता पिता का सामीप्य जरूरी है, दूसरा ये है कि उनकी प्रशंसा जरूरी है, और बच्चों के साथ में हमें फ्रेंडली रहना, मतलब मित्रवत रहना। और संस्कृत की वो आप है भी ना कि 5 वर्ष तक तो आप बिल्कुल पूरा लाड़ दीजिए, 5 से 10 वर्ष थोड़ा सा कंट्रोल शुरू कीजिए, डांट फटकार। अब हालांकि अब तो आपको भी पता ही है कि कहीं पर भी उंगली भी मत उठाइए भाई बच्चे के ऊपर। यहाँ तो अमेरिका की बात आप सबको मालूम ही होगा, यहाँ तो 3 साल का बच्चा भी बोल देता है कि मैं 911 कॉल करूंगा, पुलिस आ जाएगी आपको पकड़ने के लिए। तो इस तरह की भी जो बातें, मतलब अब देखिए दंड का अपना अलग महत्व है, और दंड के अलग अलग प्रकार भी हैं, है ना। हमें भी याद है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो जब लड़कों को दंड मिलता था, भाई धूप में खड़ा कर दिया जाता था, और उस जमाने में 4 4 घंटे धूप में खड़े रह करके भी बच्चे बेहोश नहीं होते थे। आज आप 10 मिनट के लिए खड़ा कर दीजिए धूप में, वहीं गिर जाएंगे, कोई नहीं खड़ा हो पाता है। तो दंड के प्रकार हैं, समय परिवर्तित है, होता है,
मैंने कहते हैं हर उम्र की जैसे आवश्यकताएं हैं वैसे ही समय की मान्यताएं हैं। परिवर्तनशील है समाज, तो उसमें इस तरह के तो ठीक है कि जिस तरह के, पर दंड भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हमें कभी भी कतई नहीं देना चाहिए। मैं जब नौकरी करती थी उसमें बहुत से ऐसे माताओं के साथ मेरा संपर्क हुआ। दो प्रकार के दंड वो बच्चों को जब मैं सुनती थी तो मैं बोलती थी कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। पहली बात कि कुछ भी गलत किया, आज खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चा भोजन न मिले, भूख तो बेसिक नीड है ना, मूल हमारी आवश्यकता है। तो मैं ये सोचती थी कि ये, और वो ऐसे परेशान हो जाते थे बच्चे कि भाई भूखे कैसे रहेंगे, उनको तो चाहिए हर समय कुछ ना कुछ चाहिए और मनपसंद भी चाहिए। तो मैंने फिर उन लोगों को ये कहना शुरू किया, मैंने कहा भाई देखिए ये जो है, इस तरह से अगर आप उसको डिप्राइव करोगे, ये कहीं बाद में बड़े होकर के अलग तरीके का एक समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व उसका विकसित हो जाएगा। वो भी दूसरों को इसी तरह से सताना शुरू कर देगा। कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, उसका ही कारण होता है कि आगे चल करके अगला सैडिस्ट बन जाता है, दूसरों को दुखी कर करके, तंग कर करके उसको आनंद आने लगता है। दूसरा दंड जो देते थे लोग कि बाथरूम में बंद कर देंगे। बाथरूम, छोटा सा बाथरूम, बिल्कुल आपका अगर अंडमान गए हो, डेथ सेल, जो काला पानी की सजा जिसको दी जाती थी सेल में, वीर सावरकर जी को भी रखा गया था वहां। एक सेकंड आप उस कोठरी में खड़े नहीं हो सकते। तो वही चीज आप अपने घर में बाथरूम में बंद करेंगे, वो कितनी दहशत वाली चीज है। तो इस तरह के दंड ना हो, तो हमारा मित्रवत व्यवहार होना। और दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ कि जब भी हम छोटे बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार इस तरह से जब पढ़ने लायक होते हैं बच्चे, स्कूल जाने लगते हैं, तो उस समय कई पेरेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि मैडम, ये जब हम बैठाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ना ही नहीं चाहता है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस समय बैठाते हैं पढ़ने के लिए? वो भी नौकरी करते थे। तो बोले भाई ऐसा है कि मैं शाम को करीब करीब 5, 5:30 बजे घर पहुंचता हूँ, चाय वे पी के मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े बैठे। मैंने कहा बच्चा क्या कर रहा होता है? बच्चा शाम को अपने दोस्तों के साथ में बाहर खेल रहा होता है। तो मैंने कहा कि आप उसके बाद पढ़ाइए। उसके बाद फिर मैं मतलब कहीं ट्यूशन वगैरह करने जाते थे। तो बोले मैं फिर इतने एक घंटे 1.5 घंटे का समय होता है मेरे पास, मैं वहां मुझे जाना होता है। तो मैंने कहा देखिए, बच्चे के खेलने का समय है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और उसके मनपसंद कार्यक्रम को आप हटा करके आप अपनी सुविधा से उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे संभव है? आप खुद सोच कर देखिए। शाम का समय, खेल का समय, शाम को तो हमने तो ये सुना अपने माता पिता से कि शाम के समय तो किताब में आंखें लगानी ही नहीं चाहिए, गोधूली बेला में तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए। उस समय तो आपको या तो भजन करिए, भक्ति कीजिए, अगर बड़े उम्र के हैं, बच्चे हैं तो खेलेंगे। उस समय तो आनंद मनाने का समय है। ईश्वर भी गोधूली बेला में कहते हैं शाम के समय तो ईश्वर भी नृत्य करता है, प्रकृति भी बड़ी खूबसूरत होती है। तो मैंने उनको ये सलाह दी, मैंने कहा कि आप किसी तरह से कुछ ऐसा करिए, आपको बदलना पड़ेगा। आप उसके मनपसंद कार्य क्षेत्र में प्रवेश करके जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खेलते हुए बच्चों को लाते हो, बैठाते हो पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेगा वो कभी भी। उसको जब मन है पढ़ने का, ये भी कोशिश कीजिए, उसको जब मन है पढ़ने का और समय है उसके पास, अभी दोस्त नहीं है और बैठा है वो घर में, वो पहले आ गया है, दूसरे बहुत से स्कूल देर से छूटते हैं, तो वो अगर देर से घर आता है, उसको पता है कि इस समय हमारे साथी आएंगे, आप उससे पहले किसी तरह से उसको बैठा लीजिए। थोड़े समय उसमें आप 10 मिनट भी पढ़ाओगे तो वो सार्थक पढ़ाई हो पाएगी। ऐसे तो ना तो उसका मन लगेगा ना पढ़े। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा समय चुने जो बच्चों को अनुकूल हो और बच्चा मन से पढ़ने के लिए उत्सुक हो सके, बैठ सके,
फ्री हो, जिस तरह से जब वो विलिंग हो, मतलब उसकी इच्छा हो, उस समय आप अपने समय को इस तरह से लगाइए। और मेरे ख्याल से इतनी बातें तो, कई बातें मैंने बताई, और आप लोगों ने भी इन सब चीजों का उपयोग तो किया ही होगा, क्योंकि और देखिए कोई भी मैंने फॉर्मूला, मैं एक बार कहूंगी कि परवरिश का कोई भी एक निश्चित फॉर्मूला तो नहीं हो सकता। मापदंड सबके अपने अलग अलग परिस्थितियां हैं, सबके अपने अलग अलग बच्चों का स्वभाव होता है, विकसित होने का अपना प्रारूप है। किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है। हर एक की अपनी अपना व्यक्तित्व अलग है। हर बच्चा, हर व्यक्ति एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो उसका एक अपना अलग इंडिविजुअल सेल्फ है, अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अलग पहचान है। तो हर एक के साथ में अलग मतलब तरीके से ही डील करने की जरूरत होती है, अलग तरीके से ही उनको। और एक चीज ये भी लोग कहते हैं ना कि आजकल जो वर्किंग मदर्स हैं, काम करने कामकाजी महिलाएं हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देती हैं बच्चों को, और ताकि बच्चा खुश रहे। और ये भी आपने देखा है होगा, सुना भी होगा कि भाई 1.5 साल 2 साल के बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं और मैं अपना काम कर रही। एक तरफ अपनी सुविधा से मोबाइल पकड़ा दिया गया, दूसरी तरफ समाज के नियम के हिसाब से मोबाइल छूना नहीं है, मोबाइल देना नहीं है। तो ये जो विरोधाभासी जो वातावरण बनता चला जा रहा है, ये और ज्यादा कठिन होता है। बिल्कुल सही है कि मोबाइल नहीं दें, लेकिन जब मोबाइल आप नहीं देंगे तो उसके लिए उसको कहते हैं ना, कार्यरत रखने के लिए, इंगेज रखने के लिए, बिजी रखने के लिए और उसके आनंदित रखने के लिए हमें बहुत से दूसरे प्रावधान तो करने ही पड़ेंगे। और उसी प्रावधान में उनके लिए खेल खिलौने के साधन, और उनका सबसे जरूरी तो यह है कि अगर आप साथ दे पाए तो सबसे अच्छी बात है। नहीं दे पाए, मुश्किल है। हर परिस्थिति, सबके घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, हम चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जिस तरह से भी व्यवस्था कर सके करें। और जब थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तो पढ़ने के लिए इस तरह का आदेश ना दें कि अब जाओ बैठो पढ़ो, चलो हम पढ़ते हैं, अब पढ़े हम। मतलब हम माता पिता अगर खुद को इन्वॉल्व करें, चलो आओ थोड़ी देर पढ़ लेते हैं अब हम, मतलब आप 2 मिनट ही बैठोगे उसके पास, 2 मिनट के बाद आप भले हट जाओगे, पर उसको लगेगा ना हाँ वो भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मेरे को बस ऑर्डर कर दिया कि जाओ पढ़ो, बैठ जाओ अपने। तो कुछ चीजें, कुछ बातें, और कहना आसान है, करने में मैं भी शायद वही करती रही होंगी, लेकिन बोलने में जब हम सिखा रहे होते हैं तो सिखाने में तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो मैं भी ये कहती हूँ कि भाई मैं भी सामान्य माता ही थी, और डांटना भी पड़ा होगा, कभी डांटा भी, कभी प्यार से समझाया। और मैं भी नौकरी करने वाली माता थी, तो बच्चे को बेबी सिटर के पास में ही कुछ वर्ष दादी वगैरह दादी थी, लेकिन फिर भी कितने समय तक आना जाना लगा रहता था, यहाँ रहे वहां रहे। तो आवश्यकता जिस तरह की होती है उस हिसाब से, और ईश्वर अगर साथ रहे तो सब कुछ बहुत मदद मिल जाती है, और बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। तो ईश्वर पर भरोसा रखें, और अपने से जितना भी हो सकता है, जितनी कोशिश हमारी होती है, इन बातों का अगर हम ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बनाने में सफल हो सकते हैं। और ईश्वर की कृपा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, और दोनों ही शिक्षित और संस्कारी ही हैं। मैं तो यही कहूंगी उनको, ईश्वर की कृपा रही है, बस और कुछ नहीं है। आपके कोई प्रश्न हो अगर, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं भी सोच पाऊंगी कि उसमें क्या किया जा सकता है और कैसे कर सकते हैं हम। हाँ, तो अवश्य आप एक एक करके अपने कोई प्रश्न है तो अवश्य दीदी से पूछ सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले सीमा माथुर ने अपना हाथ उठाया है। सीमा जी, स्वागत है। आप बताइए क्या क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार विद्या मैम। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। जैसे कि हमने अपने पहले के ये था कि हम
राजस्थान में वो घूंघट में रहना, जैसे बहुत पिछड़ा होता है ना, कि संस्कारी बहू है तो बोलना नहीं है, आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए, वो बिल्कुल जीवन बिताया। हम अपने बच्चों को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मदर इन लॉ और सास ससुर के पास ही पलेंगे। पहले बिल्कुल ये होता था, तो जी। हमने अपने बच्चों को नहीं छुआ। अब बच्चे बड़े हो गए, अब हमारे जो बच्चे हैं वो परवरिश ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, आपके विचार वैसे हैं, इनके वो बच्चों में हम नहीं डाल पा सकते, आप नहीं समझती। तो वो जो गैप है ना मैम, उसको संभालना थोड़ा सा अपने इमोशंस को, कि हमने उनको भी नहीं पाला। अब ये कि नहीं मम्मी, इसका तो अब पढ़ने का टाइम है, अभी स्कूल जाएगा, अभी ये प्ले, इसका 2 घंटे अभी प्ले पे जाएगा, फिर घर पे भी पढ़ेगा, तो हमारे लिए समय कब है बहुत उसका। सही आपने प्रश्न किया। और इसका हम क्या करें ना, तो हम मतलब माँ बाप के यही जैसे हम प्यार कर पाए, अब हम दादा दादी को भी हम इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, एज ए माँ बाप भी इमोशन कंट्रोल कर रहा है। तो बिल्कुल ये है मैम। ये समस्या हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से परवरिश अब हमारी हुई है और हमने जिस तरह से की है, अब बहुत फर्क है। मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत डिफरेंस आया है। बहुत डिफरेंस है। और हमारी जो भावना है, कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। यस। ब्याज के ऊपर तभी, और मैंने शायद ये भी बात कही कि दादी नानी बिगाड़ती हैं, है ना, क्योंकि यस हम लाड़ मैम। ही लाड़ देते हैं, हमारे पास लाड़ के लिए ही। और शायद अभी तो हमारे पास लाड़ के लिए टाइम बचा है। उस समय जब हम भी भागम भाग में रहते थे, जल्दी तैयार हो, टिफिन तैयार करो, ये करो वो करो, अपने भी तैयार हो, भाग रहे हैं नौकरी में, और 10 घंटे के बाद में फिर बच्चे की शक्ल दिखाई देती थी, तो 2 मिनट के लिए लाड़ होता था, उसके बाद तो फिर ऑर्डर ही हो जाता था, अब भाई होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है सारा। तो जो हम दादा दादी नाना नानी बन करके जो प्यार करना चाहते हैं, अब वो जो हमारी फिलोसफी थी, हमारे जो दर्शन, हमारा जो तरीका, अब वो कामयाब नहीं है। बच्चों के नहीं है। हिसाब से ये सोने का टाइम है, ये बैठने का टाइम है, ये खेलने का टाइम है, ये खाने का, और खाने में अभी संतरे का खाने का टाइम है, अभी चीनी नहीं देना है, अभी नमक नहीं देना है, अभी। तो मेरा एक ही कहना ये है, मैंने अपने आप को जैसे संभाला है वही मैं आपको भी बताऊंगी नुस्खा। डोंट इंटरफेयर। मतलब यस मैम। बच्चों के परवरिश के स्वरूप में जो उनके तरीके हैं, उनकी सोच है, उसमें अपने को दखल अंदाजी बहुत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जमाना बदल गया है, वो इस जमाने के हिसाब से समझदारी से, और आपने अगर अपने बच्चे को समझदार बनाया है, तो हमें जरूरत क्या है इंटरफेयर करने की। यस हमने बनाया है, हम खुश हैं, हमें गर्व है, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाया। तो अब उनको, अपने बच्चे को अपने तरीके से ढालने दीजिए। हाँ, मन में दुख जरूर होता है कि अरे भाई हमने ये खिलाया, तो क्या हमने कोई जहर थोड़ी खिलाया है इसको, हमने तो बड़े प्यार से खिलाया, अच्छी चीज है यार, खाने दो। यहाँ तो ये भी है कि ओवर ईटिंग नहीं हो जाए। यस मैम। लोगों को तो मुझे याद है 5 लड्डू भी खा गए तो माँ बाप बहुत खुश होते थे, जाओ खाओ, जितना खाना हो उतना खाओ। अब ऑयली फूड नहीं। अब आधा इतना सा अगर लड्डू का मुंह में टुकड़ा डाल दिया आपने, तो दादी नानी डांट खा जाती है, क्यों शुगर खिला दी, नहीं खिलाना चाहिए था। तो बड़ा चेंज है। अभी देखे, हमें तो ये ग्लूटन फ्लूटन शब्द का पता ही नहीं था। इसमें गेहूं नहीं खाना तो चावल नहीं खाना, अरे भाई कुछ नहीं खाना तो फिर खाना क्या कुछ तो खाना है ना, खाएंगे क्या? तो हर चीज में अब इतनी, और अब आजकल के बच्चे तो किताब पढ़ पढ़ करके परवरिश कर रहे हैं। हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, हम लोगों ने अनुभव वाली किताब जो है, अपने जीवन अनुभव। की किताब पढ़ी और उससे कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने को अब हमें कोशिश करना है कि इंटरफियर ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, दूर से देखते रहें, और जब मौका पर मिले, हमें जब कहीं ना मौका कहीं मिले एहसास, तो बिगाड़ यस भी मैम, दे थोड़ा। कहीं ना कहीं एहसास होता है कि कहीं बच्चों पे, पोता पोती पे हम वो तो नहीं कर रहे कि उनका जो हक है वो नहीं दे पा रहे उनको, अगर हम कई आपको बार मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपसे चिपकना चाहें, लेकिन माँ बाप खींच, यस मैम। एग्जैक्टली। बच्चे छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं यस हमको तो मैम। के पास रहना है, नहीं हमको तो नानी के पास रहना है, नहीं अब सोने का टाइम। अरे भैया, मैं भी कई बार सोचती हूँ, आधा घंटा लेट सोएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, नहीं, लेकिन फिर अपने को, यहाँ हमको अपने को मारना पड़ता है, अपने को कंट्रोल करना पड़ता है कि ओके ठीक है, हमने पाल लिया ना अपने बच्चे अपने तरीके से,
अब उनको अपने जीवन में स्वतंत्रता दे, पूरी छूट दे दो, और आप भी निश्चिंत रहो, आप अपने काम में मस्त रहो। सही है। धन्यवाद। हमारी तो धन्यवाद। सैंडविच पीढ़ी है, जो ना उधर का अपना सकती ना प्रेजेंट का अपना सकती, और हम तो शायद एक्सटिंक्ट होने वाले हैं डायनासोर की तरह। ऐसी पीढ़ी अब नहीं मिलेगी जो उधर का भी सुना इधर का भी सुन रही है, प्रेजेंट पीढ़ी को भी फॉलो कर दोनों रही को। है, और हमारे बिल्कुल सास ससुर माता पिता को भी फॉलो कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल। हमारा स्पेसिफिक। जनरेशन मैं बहुत कुछ अच्छा। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगी। जरूर हाँ जरूर, वंदना, स्वागत है। हाँ बताइए। हमने अपने बच्चों को अपने तरीके से नहीं पाला है। हमने हमारे बच्चे जो है उनके बाबा जी और दादी के तरीके से पले हैं। भले है, बिल्कुल। क्योंकि मैं शादी होके आई थी, मैं 20 साल की भी नहीं थी। और रात दिन, मैं आज तक, मेरी शादी को 43.5 ईयर हो गए हैं, मैं आज तक पूरे इंस्ट्रक्शन सुबह से रात तक फॉलो करती हूँ। लेकिन अब जब हमारा टाइम आया है, जो सीमा ने कहा है वो बहुत सच है, कि जब बहुत हमारा टाइम आया है तो बच्चे अपने ढंग से पाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। लेकिन मेरा भी प्रश्न कई बार यही होता है कि मेरा टाइम कब आएगा भाई? यस। मेरा टाइम कब आएगा, हाँ। ये बहुत मैं बड़ा मैं सवाल है। हाँ मैं एक बात, एक सुझाव देना चाहूंगी कि ऐसे में अपने बच्चे शायद ना आपको महत्व दें, लेकिन अड़ोस पड़ोस के जो है ना परिवार, वो आपको पूरा महत्व देते हैं। ऐसे मेरे बहुत से पोता पोती मेरे नाती नातिन हैं कि जो ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे से ज्यादा चिपके रहे। नहीं, हाँ, मतलब चिपके रहता है मेरा ग्रैंडसन, जब आता है तो ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन आजकल बच्चों का रूटीन इतना ज्यादा बिजी है बहुत, बिल्कुल कि बहुत बिजी। वीकेंड तो उनके सुबह से रात तक पूरे बुक हैं। अभी बिल्कुल वायलिन क्लास है, अभी डांस क्लास है, अभी जैपनीज क्लास हो रही है, अभी हिंदी क्लास हो रही है। मतलब ऐसा टाइम टेबल हो गया है उनका बिल्कुल बिल्कुल। कि बिल्कुल किसी के पास 1 मिनट को फुर्सत ही नहीं है। और थोड़े बड़े हुए तो अब तो कहते हैं ना, ऑल्टरनेट स्कूल हो गए, वहां से आए ट्यूशन में भागे, कोचिंग क्लास में भागे, मतलब व्यस्तता हाँ, वो तो। हमारे यहाँ नहीं होता है, वो कोचिंग क्लास नहीं चलती है। मेरे अपने बच्चों को भी मैंने खुद पढ़ाया। बहुत अच्छी। और इसको भी जो है वो, उनकी, मेरी डॉटर इन लॉ जैपनीज है, शी मेक श्योर कि वो खुद पढ़ा रही है, और जहाँ वो अटकती है वहां मेरा बेटा पढ़ाता है। तो हम्म। वो पॉइंट नहीं है। बिल्कुल फोन का उसको नहीं दे रखा है, कोई उसको वीडियो नहीं देख सकता है, वो ऐसे फालतू के, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो, वो भी 10 मिनट का टाइम है, टीवी टाइम। तो मैं उनकी अपब्रिंगिंग पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस एक मन में विचार आता है कि हमारा समय कब आएगा भाई? बिना आए इंतजार ही निकल करते रहे, मेरा जाएंगे टाइम जैसे आएगा, इंतजार तो कर सकते हैं ना, इंतजार करे करके ही जा फिर रहे हैं। अपनी तरफ से अपना टाइम निकालिए। अपने। हाँ, निकल रहा है, हम तो वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि बस बस। सबसे बड़ी बात है, अपने सबसे आप को अच्छा, बिजी रखो, खुश रहो। शायद इसीलिए उधर इंटरफेयर नहीं करने दे रहा है भगवान, कि आप अपने स्किल को डेवलप करिए, आप अपनी हॉबी हम को अपने हिसाब से जिएंगे अपने अब। तरीके से जी, हाँ, क्योंकि नहीं, एक बात इंटरफेयर तो मुझे भी करना ही बोलिए। नहीं है। वो उस तो आप डे दूसरों के लिए वन जीते से सबको डिसाइड करना चाहिए कि उनकी आपस की केमिस्ट्री सही रहे आजकल के रहे। बस, टाइम में, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूरत पड़ने पर मुझे एक बोलना भी चीज जरूरी पूछनी थी मैम, आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो मतलब जैसे अपन कहें कि शादी लायक है, या मतलब जो 25 to 30 की एज ग्रुप के हैं, उसमें मैक्सिमम गर्ल्स की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें शादी क्यों करनी है, शादी की जरूरत क्या है। तो है। उन लोगों को साइकोलॉजिकली कैसे, क्या समझाया जाए। मतलब उन लोगों की थिंकिंग हो गई है कि शादी करके क्या कर लिया सबने, जो हम और कर लेंगे। मतलब ये जो थिंकिंग है ना, इसको चेंज करना, ये बहुत बड़ा मतलब वो टास्क है हम टास्क है, लोगों के लिए। टास्क है। और आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ अमेरिका में ऐसी बात चल रही थी, तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई ये शादी नहीं क्यों नहीं कर रहा, क्या एज हो गई? तो लड़की की एज 50 साल लगभग हो रही है ना? हाँ तो उन्होंने, नहीं करनी है, अच्छा लड़का मिलेगा,
सही मिलेगा व्यक्ति। मैंने कहा सही, अभी तक सही नहीं मिला कोई 50 साल में, अभी तक सही ढूंढ रहे हैं कि सही मिलेगा तब। और अब तो आप भी जानते हैं कि लोग ट्रायल बेसिस पर लिव इन रिलेशनशिप क्या है, ट्रायल एंड एरर, मतलब ट्रायल बेसिस पर रहना चाह रहे हैं, फिर देखेंगे सुनेंगे समझेंगे उसके बाद पक्का करेंगे। अरे भाई कुछ पक्का नहीं हो सकता, जितना आप ट्रायल करोगे उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि ट्रायल में मुझे परफेक्शन बहुत लगता है ज्यादा। कि फ्यूचर में बच्चे भी ट्रायल बेसिस पर होंगे, देखते हैं यही हम है। पाल सकते हैं। बच्चे कहते हैं किसी भी चीज के लिए शादी एसेंशियल का है। आप कह रहे हो साथ रहना है तो शादी एसेंशियल नहीं है, नहीं आप है, कहते हो बच्चे होने हैं, तो शादी एसेंशियल नहीं है। शादी कहाँ एसेंशियल है, हमें ये बताइए। तो अब हमें लगता इसका है कि क्या रिप्लाई किया जाए। सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए। भाई मतलब सामाजिक जो एक बंधन नहीं कहूंगी मैं, एक जो व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था को तोड़ने की ओर अग्रसर है आज का समाज, और कुछ नहीं। हाँ पेशेंस नहीं, और आजकल के परिस्थिति समाज पेशेंस नहीं बच्चों में। बिल्कुल। और दूसरा ये है, मैं देख रही हूँ जो आपने कहा ना कि बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि हम शादी क्यों करें, उसकी वजह है वो समाज में इतने टूटते हुए रिश्ते देख रहे हैं ना, इतने टूटते हुए रिश्ते देख रहे हैं। और केवल टूटते रिश्ते नहीं, टूटते रिश्ते के पीछे के जो कारण है, मतलब एक तरह से कहें कि अत्याचार है, टॉर्चर है, मानसिक शारीरिक जो शोषण है, इन सब से बच्चा यही सोचने लगता है कि हम समर्थ हैं, और हर कोई समर्थ है, हर बच्चा नौकरी कर ही रहा है। अब वो बंधन तो रहा नहीं कि भाई तुमको घर में केवल घर का काम काज करना है, घर का भी काम काज करो, नौकरी भी करो, संभालो, सब कुछ करो करो, है ना, जो जितना तुम अपने आप को जूझ करके कर सकते हो करते रहो अपने तरीके से, मना ही नहीं है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जब वो देख रहा है बच्चा कि इतना सब, केवल देखिए शिक्षित समाज में ऐसा नहीं है कि आईएएस और आईपीएस और इतने बड़े बड़े लोग हैं तो उनके यहाँ ये रिश्ते टूटते नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां भी रिश्ते टूट, तो ये लगता है कि वे शिक्षित और संस्कारी होने के बाद भी और समृद्ध होने के बाद भी, ऐसा नहीं समृद्धि जोड़ेगी ऐसा नहीं है, सब सुख सुविधा है, साधन है, फिर भी वहां टूटन है। तो ये देख करके बच्चों को लगता है कि जब टूटना ही है, अलग ही होना है, तो क्यों जाएं हम उधर, क्यों हम फंसे। ये मतलब मैं तो ये सरल शब्दों में कहूंगा कि ये उसको फंसना समझते हैं, जिसको हम हाँ आत्मीय, वो कहते हैं लाइबिलिटीज, एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज हाँ क्यों लें अब। हाँ, जिसको मतलब उनका ये रहता है कि बाद में शादी के बाद सास के भी सुनो ससुर के भी सुनो, तो हम ये सब क्यों करें। मतलब उन लोगों की जो थिंकिंग हो गई है वो बिल्कुल, बड़ी अलग। अच्छा दूसरी चीज और होती है, जिसने शादी कर ली वो बच्चे नहीं कर रहे हाँ हाँ बिल्कुल, कि हमें बच्चे नहीं करने, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाए अपनी, हम तब तो से अपना ये बाहर कर बैठे रहे हैं। हुए हैं। अरे वो ये चीज नहीं समझ रहे कि एक टाइम के बाद में आप कर ही नहीं पाओगे, चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें जो अकेलापन लगेगा वो उसका क्या इलाज रहेगा। लेकिन इन चीजों को बच्चों को समझाना ये आज का बड़ा वो है। बहुत मुश्किल है, बहुत आज मुश्किल है, क्योंकि वो अब हम देखिए बड़े वो बच्चों भी पर आ जो, गए। बड़े बच्चों की हाँ प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, देखिए वो वहीं से, अब मेरा ये मानना है कि समाज जिस तरफ बढ़ रहा है, जब सब नौकरी कर रहे हैं, सब स्वतंत्र स्वतंत्र अपने तरीके से, वो देख रहा है कि माँ भी अपने समय के हिसाब से निकल गई चली गई काम करने के लिए, उनकी प्रायोरिटीज हैं, तो वो अपनी प्रायोरिटी देख रही है, वो अपनी प्रायोरिटी देख रही है, तो फिर वो भी तो अपनी प्रायोरिटी देखेगा ना आगे बड़े सही। होकर के, तो वो सोचेगा कि बस हमको हमें हमें जो करना है, मैं केवल वो जो कैपिटल आई जो है ना, बहुत ही बड़ा आई हो गया है और भी ज्यादा, जहां हम लोग बोलते थे भाई मैं को हटा के हम पर आओ, वी, आई से हटके वी पर आओ, मैं को हटा के हम पर आओ, तो अब हमको हटा करके आई पर ज्यादा इम्फेसिस हो रहा है, अब ज्यादा आ रहे हैं, बस मैं हूं, मेरा काम है, वही प्रायोरिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जब इस तरह की मानसिकता देखते हुए अंदर हमारे पनप रही है, बढ़ रही है, और हम एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह लें ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से, परोक्ष रूप से भी हम डाल भी रहे हैं वही चीज,
भाई मदर जब कहती हैं कि भाई हमें मीटिंग में है अभी, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, दैट मीन्स कि वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको लगता है कि फिर हम भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम अलग से एक अपनी आइडेंटिटी में अलग रहेंगे, तो हमें जरूरत क्या है कि वहां पर फिर कई बार बहस भी होती है घरों में कि भाई बच्चे को कौन देखेगा, फिर हमें भी जरूरी है, तुम्हें भी जरूरी है, बच्चे को कौन देखेगा। तब वो कहते हैं ना कि बिना कहे बच्चा सीखता है कि अरे भाई ये तो झंझट ही है दोनों, ये जब दोनों झगड़ रहे हैं तो फिर झंझट है, इसमें नहीं फंसना अपने को। बिना बताए ये चीज हम सिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम सिखा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना बच्चा देख कर सीखता है, हम कह करके नहीं सिखा सकते हैं, जो देखता है उसको सीखता है। और शायद धीरे 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 उसने यह देखा कि साथ में रहने से ज्यादा संघर्ष है, ज्यादा स्ट्रगल है, ज्यादा तू मैं हो रही है, हर कोई परेशान हो रहा है। तो परेशान परेशान मतलब उसको शायद शुरू में समझ में नहीं आता होगा कि ये परेशानी क्या है, शब्द मैं तो क्या चीज है, लेकिन उसको ये तो जरूर लग रहा है कि हाँ भाई झगड़े तो हो रहे हैं आपस में, तो मैं तो हो रही है आपस में। इसका मतलब है कि अपने को अगर हम महत्व देते हैं तो ये तो होगा, और हम अपने को महत्व तो देंगे ही देंगे। तो इससे तो बच सकते हैं ना, ये ना हो इससे तो हम इससे तो दूर रह सकते हैं ना, दूर रहना शुरू कर देता है फिर वो, नहीं चाहिए हमको, अकेले हम मस्त हैं, बाद की किसने देखी है। अब तो ये फीलिंग आ गई है ना कि आज, और है भी सही कि वर्तमान ही सत्य है, अतीत तो चला गया, भविष्य का पता नहीं है। तो जो है प्रेजेंट है, जो है वो वर्तमान है, वर्तमान में जियो। हर कोई कहता है, संत महात्मा भी कहते हैं वर्तमान में जियो, और संत महात्मा ये भी कहते हैं कि पुण्य कर्म करो ताकि अगला जन्म हमारा सुधरे, वो भी भविष्य ही है ना पर अब दूसरे सिद्धांत वाले, चारवाक वाले तो ये कहते हैं भी खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। तो जो मानसिकता हमारी परिवेश को देख कर, अपने घर में भी देख रहे हैं, आसपास भी देख रहे हैं, और रिश्ते टूट रहे हैं उसको भी अनुभव कर रहे हैं, और जो लोग अकेले हैं वो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, लगता है कि अरे ये तो ज्यादा खुश हैं, ज्यादा खुश हैं। पर मैं आपको बताऊं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो खुश तो नहीं है। टूटते रिश्ते किसी दूसरे से भी जुड़े हैं, वो भी खुश नहीं है। वो केवल एक दिखावा मात्र होता है। हम समाज में एक चेहरा मुखौटा दूसरा लगा करके दिखाते हैं, अंदर से वो खोखलापन नजर आ ही जाता है। तो वो जो कमी है, किसी तरह से उसको हमें भरने की कोशिश करनी है अपने तरीके से, अपने तरह से। और ये न फैले समाज में, ये एक तरह की ये जो विकृति सी ही विकसित होती जा रही है ना, कि स्वतंत्र रहना है, अकेले रहना है, हमें अपने ही बारे में केवल सोचते रहना है, इस चीज को कम कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं सुषमा जी एक पूछना चाह रही थी, सुषमा कुलश्रेष्ठ जी, आपने इसमें हाथ उठाया था, क्या आपका कोई प्रश्न है सुषमा जी? सुषमा जी सुषमा जी दिख नहीं रही, है नहीं सुषमा जी। अभी दिख नहीं रही है। आपने हाथ उठाया था काफी पहले, बीच में बात चल रही थी तो शायद वो निकल गई हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है, हाँ। चलिए अभी क्या मैं हम एक प्रश्न सजेशन और दे ले सकती सकते हूँ? हैं। जी ये मैं एक सजेशन दे सकती हूँ इस जी बारे में जी जी कि हमें, हमारे संग जो हो गया वो हो गया, हम्म, हम उनको ना तो चेंज कर सकते हैं, ना हम, कुछ बिल्कुल। नहीं होने वाला हम्म हम, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं करें। बिल्कुल, अभी यही बात हम लोगों ने की, हाँ, श्रीमती ने भी। तो इसीलिए जहां तक हो सके, भाई ये बहुत कुछ, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप फाइनेंशियली कितने सामर्थ हैं, हम्म आप अलग पूरा खर्चा उठा सकते हैं कि नहीं, हेल्थ आपकी ठीक है कि नहीं, लेकिन जहां तक हो सके उनको अपनी जिंदगी जीने दें। बिल्कुल। और मैं तो इसमें भी पहुंच गई हूँ इस निष्कर्ष पे
कि वो अगर हमारा खाना नहीं खाना चाहते मत खाओ, ये बहुत छोटी सी चीज है जिंदगी में, और क्या। अपनी पसंद का खा लो, क्या जा रहा है। सही है, सही है, सबको तो अपने हिसाब से जीने दो, जियो और जीने और दो। हाँ, हमारी डॉटर इन लॉ जैपनीज है, उसने कहा नहीं मुंडन तो मैं नहीं कराऊंगी, आई कांट सी माई चाइल्ड विदाउट हेयर। ओहो, हमने कहा ठीक है मत कराओ, क्या जा रहा है। ठीक है। और क्या। घर में शांति होना ज्यादा जरूरी है कि सही मैं है, सही है, अड़ जाऊं। वही तो है, बिल्कुल। समय के साथ हम अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं लगातार, मैंने यही हमारी शुरू पीढ़ी, में मतलब, और एक तरह से हाँ अच्छा कर रही है, शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैंने 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 वो शुरू में यही फर्ज है, कहा ना कि फर्ज है। समायोजन के लिए समझौता बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल समझौता समझौता तभी संभव है जब आप दोनों पक्ष एक दूसरे को स्वीकार करें। बिल्कुल। समझौते के लिए स्वीकार जरूरी है। और वो बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देना है कि वो मेरी जब भी तबीयत खराब होती है भाग के आती है, मेरी सेवा करती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि वो मेरे संग पूजा कर रही है कि नहीं कर रही है। बहुत अच्छा। और क्या चाहिए। बातें हैं जो हमारे चित्त में दरार देते हैं। कहीं से आवाज आ रही है पीछे से किसी हम्म के, माइक बंद है। माइक खुला है और पीछे से आवाज आ रही है। अभी देखिए धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं, संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं। और मैं यहाँ अमेरिका में तो आप सभी जानते हैं कि साथ में रहना पसंद ही नहीं करते हैं। भले भारतीय ही हैं, इंडिया के ही लोग हैं, हमारे बहुत से लोग हैं, उनके बच्चे यहीं पर रहते हैं, दो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, पास पास में अलग अलग। और वो अकेली लेडी बड़े से मकान में अकेली रह गई हैं या अकेले रह गए हैं, जो भी है, माता पिता, बच्चे आ जाते हैं, देखभाल कर लेते हैं, कभी जरूरत पड़ी, बीमार पड़े तो बुला लिया, पर अपने आप ही अस्पताल चले गए, अपने आप से सब, कहते हैं ना, सेल्फ सफिशिएंट है यहाँ, और सब अकेले ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन सचमुच अकेले, मतलब बात कर लेना कि अकेले रहते हैं और अकेले रहना बहुत कठिन है। जो रह रहे हैं उनसे बात करो तो पता चलता है कि अंदर दर्द कितना है उनके मन में, घबराहट कितनी है उनके मन में, कि भाई, मतलब आप देखिए परिवार के साथ रहने के बाद भी, आप, बच्चे तो चले गए नौकरी पर अपने, घर में तो दिन भर हम अकेले ही रहे हैं, हम भी परिवार अकेले। में रह के भी अकेले हैं आजकल। हाँ, मैं वही कहना चाह रही थी कि भाई बच्चे जब चले गए, हम लोग भी चले जाते थे तो हमारे माँ बाप क्या हमारे साथ थोड़ी जाते थे, वो भी अकेले रह जाते थे। हम भी अकेले हैं, अमेरिका में हूं मैं और अकेली हूँ, लेकिन शाम को तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, लगता है कि हाँ सब है साथ में। और जैसा कि अभी वंदना जी ने कहा कि उनको जो खाना है वो खाएं, हमको जो खाना, हम दाल रोटी खाएंगे, उनको पिज्जा और नूडल खाना है तो खाओ, मैं क्यों मना करने जाऊं, लेकिन और वो भी नहीं मना करते कि भाई आप क्यों रोटी बना रहे हो अपने लिए, खाना है रोटी तो सबके लिए बनाते हैं, नहीं खाना है तो अपने लिए बनाते हैं, और खा करके आप भी मस्त रहो, वो भी मस्त रहे, उनको खुश देख करके आप खुश रहो, हमारे लिए खुशी तो यही है ना। पर ये और बात सब भारतीय मानसिकता में थोड़े मुश्किल से समझ आती है। हमारा माइंड सेटअप थोड़ा अलग है, उसको रीसेट करने में टाइम लगता है। वो टाइम हम लगता है। कोशिश कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी कोशिश कर रही है उसको रीसेट करने की। क्योंकि हम लोगों ने वो दादागिरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ दादागिरी कहने नहीं, लग गए कि दादागिरी सही माँ है बाप, तो हमको भी लगता है थोड़ी तो हम भी यहाँ करें। तो मदर इन लॉ कहेगी, यहाँ माँ तो बाप, मदर इन लॉ कहेंगी कि जो बन रहा है वही खाना है सबको, अलग अलग क्या बनाना है, रसोई अलग करनी है क्या। मतलब ये जो थिंकिंग है ना, इस चीज को और अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छा था ना वो, कि एक जैसा सब होता था। और अब देखिए, आप भी सब जानते हैं, हम लोग आज भी भारत में, तो हम लोग नाश्ते के समय, ठीक है जब स्कूल जाते रहते बच्चे, तो उसमें संडे के दिन तो सब एक साथ बैठ के सुबह नाश्ता करते हैं, सब एक साथ बैठ करके, इवन इंतजार होता रहता था कि भाई
आ जाए अगला, तब सब साथ में बैठ करके, माँ बाप बच्चे सब साथ में बैठ करके खाएं। पर अमेरिका में तो ये स्थिति नहीं है। सवेरे की स्थिति तो मैं भारत की भी वही कहती हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजना है, एक 6 बजे जा रहा है, एक 8 बजे जा रहा है, एक 9 बजे जा रहा है, कोई ऑफिस इतने में जा रहा है, हम नौकरी पे 12 बजे जा रहे हैं, 11 बजे जा रहे हैं। वहां तो ये ठीक, लेकिन शाम के समय तो देर हो रही है, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, लेकिन सब इंतजार करते रहते हैं आज भी परिवार में कि भाई सब आ जाएं तब साथ में बैठ करके खाएं। और यहाँ तो ये है कि भाई अगला जा रहा है, मतलब सबसे पहले मैंने अपनी, मेरी एक फ्रेंड शुरू में आई सैन फ्रांसिस्को में, तो उसने ये बात बताई मुझे और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। बोले मैं अपने बड़े बेटे को, मैं सबसे पहले मैं जाती हूँ नौकरी पर, है ना, तो मैं निकलते समय अपने बड़े बेटे को उठाती हूँ, वो कितने 5-6 साल का था बच्चा, और वो अपना नाश्ता, मैंने कहा अपने आप नाश्ता ले लेता, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि बच्चा अपने आप से नाश्ता कैसे ले लेगा। बोले यहाँ पर तो नाश्ता ऐसा होता है ना कि वो टिंड कैन में रहता है, जूस है, फ्रूट जूस है या मिल्क है, वो निकाला, सैंडविच बनी बनाई रहती है, वो निकाला डब्बे में, सारा पैकेज फूड है, वो निकालता है अपना माइक्रोवेव में गर्म। हम कहा भाई 6-8 साल का बच्चा साथ कर, हाँ सब पढ़ लेता है। उसके बाद वो अपने पापा को उठाता है, उसके बाद उनके जाने का टाइम होता है, और उन्हीं के साथ वो 3 साल का बच्चा, उसको लेकर के वो जाते हैं। पर सब अपने आप अपने तरीके से जिसको जो खाना है। तो अभी हमारा भी वही हाल है कि जो जिसको नौकरी पर जाने वाले, वो अपना आप निकाला और खाया, बच्चों को भेजने के लिए उनके लिए बनाया और खाया कर दिया। उसके बाद हम भी अपने उठते हैं कि चलो भाई हमें क्या नाश्ता करना है, फिर हम भी उसी हिसाब से अपने बनाओ, कॉफी बनाओ, दूध लो, फल लो, जो भी खाना है वो खाओ। बड़ा विचित्र लगता है, शुरू शुरू में तो बहुत ही विचित्र लगा आकर के, ये क्या तरीका है कि हमको अब मन ही नहीं करे कि भाई कुछ खाएं। लेकिन धीरे 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 आदत पड़ गई, चलो कम से कम साथ में तो रह रहे हैं, है कि नहीं। शाम के समय, दोपहर के लंच के समय, जब छुट्टियों में संडे और सैटरडे, तो कम से कम साथ में सब खाते हैं, इतना तो अच्छी बात है। तो परिस्थितियां सब, मानसिकता बदलती हैं देखिए, और उसी के हिसाब से हमको ढलना भी पड़ता है। जैसे वंदना जी ने कहा ना कि फिर अपने को भी उसी हिसाब से समझौता कर लेना, तुमको जो खाना है खाओ, हम खाना है जो हम वो खाएं, हमको दलिया खाना है, खिचड़ी खाना है, तो हम तो वो खाएंगे आराम से। और मनाही नहीं है तो तब तक तो ठीक है, पर कहीं अगर मनाही है फिर मुश्किल ज्यादा है। कहीं पर ये ना कि नहीं आप कुछ किचन में जाओगे ही नहीं, जो देंगे वही खाओगे, तब मुश्किल हो सकती है। पर अगर मनाही नहीं है, आप अपने तरीके से बना लेते हैं, बनवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का पर कोई प्रश्न है तो हम एक ही प्रश्न लेंगे, ऑलरेडी 8 बज के नहीं, जी मैं प्रश्न तो नहीं है, बहुत अच्छा दीदी ने बताया है, लेकिन अनुभव अपना बता रही हूँ मैं। हम्म, मेरी डेढ़ मेरी जी 1.5 साल की पोती है, और अभी बच्चे का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो घर में ही है। तो हम्म। मेरे पास बहुत खेलती है, सो के आती है तो वो खेलती रहती है। बहू बहू हमारी कहती है कि ये आपको ज्यादा कॉपी करती है, हमको नहीं करती है ज्यादा कॉपी। ये तो है। कि नहीं और उसको जैसे जो स्टेप बता दो, डांस के बता दो, तो वो डांस के वैसे ही करेगी, कमर पे हाथ रख लेगी और करती। लेकिन अब बड़ी हो जाएगी, स्कूल स्कूल जाएगी, तब नहीं कह सकते कि क्या होगा। नहीं, तभी भी सरिता जी देखिए, हम अपने यहाँ भी मैं देखती हूँ ना कि बच्चे जो है ना, अगर माँ बाप के मन में ये फीलिंग नहीं है कि भाई ये क्यों हमारे साथ रह रहे हैं बुजुर्ग, अगर वो पसंद करते हैं ना रहना, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जी कुछ जी। चीजों की बंदिश जरूर चाहते हैं आज के हिसाब से। जैसे मैंने ये उदाहरण दिया ना कि भाई शुगर मत खिलाइए, कोई मीठी चीज मत खिलाइए इनको, ठीक है, नहीं खिलाएंगे मीठी चीज भाई, हमें हमें कौन सी आफत पड़ी हुई है मीठी चीज उनको खिलाने की, है कि नहीं। सही है। आज जैसा जमाना, जैसा सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हम लोग इंटरफियर नहीं करें कि भाई ऐसा ही करो, वैसा ही करो, यूं ही करो, हाँ, इंटरफेयर नहीं है करना। बस। तो बच्चे हमारे पास ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये बात भी जी। है। पर सबसे बड़ी जैसे उठ बात के ये आएगी, है दौड़ दौड़ के आ हाँ जाएगी। शैलजा जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो पीढ़ी, हमारी जो जनरेशन है, ये
हमारी लास्ट पीढ़ी है जिसके अंदर सहन शक्ति है, जो एडजस्ट करना जानते हैं और हाँ, परिस्थितियों से एडजस्ट करना जानते हैं, सुनना पसंद करते हैं, बोलना कम चाहते हैं। तो हम अभी भी अपने बच्चों के साथ अपने आप को ढाल रहे हैं, ना कि उन्हें कह रहे हैं कि आप मेरे साथ मेरी तरह ढलिए। और सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात बोली है दीदी ने कि मतलब सबसे बड़ी बात है घर की शांति, यस, क्योंकि घर में आपका बेटा आज अपना है, जहां पत्नी आएगी उसका कान फूकना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं जब 10 बार बातें एक कही जाएगी तो जो इंसान थक हार के आता है उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है, फिर वो कलह की चीजें शुरू होती है और एक लड़का बेचारा माँ और पत्नी के बीच फंस जाता है। तो मुझे पर ऐसा लगता है, वैसे आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को एडजस्ट कर लेना चाहिए। नहीं, पर जैसा तुम मेरा एक चाहो। शैलजा जी, जी। मेरा एक प्रश्न है। जी। जब ये बात होती है ना, उस समय मैं ये जरूर कहती हूँ कि हम अपने आप को देखें, हम भी तो बहू बने थे, क्या हमने कान भरे? देखिए हमारा जनरेशन, दीदी एक बात बताऊं आपको, हमारा जनरेशन तो ऐसा था, हमारे माता पिता का संस्कार ऐसा था कि कहा जाता था कि हाँ, जैसी भी वही, बस परिस्थिति हो, बस आप मुझे बोलने बस। दीजिए। आप हाँ। मुझे बोलने दीजिए, आपने जो बात कही ना, यही मैं कहना चाह रही जी। हूँ कि हमारा संस्कार, तो आज जो ऐसा हम देख रहे हैं, शायद गलती हमसे हुई है कि हम संस्कार नहीं दे पाए। क्यों बहू आज कान भर रही है? क्यों हमको ऐसा लगता है कि अब हमारी बेटी भी तो किसी की बहू है, हम संस्कार यही नहीं दे तो। पाए तो मेरी बेटी भी तो कान भर रही होगी नहीं, ना। आपको मैं बताऊं एक चीज, मैंने तो मतलब कई ऐसे परिवार देखे हैं जहां बहुएं बहुत अच्छी भी हैं, और कई परिवार ऐसे भी देखे हैं जहां बहुएं ऐसी हैं कि जो शादी के पहले लड़का जब लड़की देखने जाता है तो पूछती हैं कि क्या तुम्हारे घर में डस्टबिन है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि डस्टबिन क्या पूछ रहे हैं। ये बॉम्बे की एक घटना है, हमारे अच्छा। परिवार में ही एक लड़के हम्म। की शादी थी, और वो लड़की नहीं होता, देखने जाते हैं मिलने जाते हैं, जी तो जी। पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में डस्टबिन है। तो ये बोला लड़का कि डस्टबिन का मतलब आप तुम्हारे माँ पिता तुम्हारे साथ रहते हैं, हाँ। मतलब मदर और ओ फादर माय की स्थिति ओह, डस्टबिन हो गई। मतलब दीदी मैं आपको एक बात बताऊं ओ माय गॉड। कि मैंने, मतलब एक तो मेरी फैमिली डॉक्टर्स की है, और बहुत सारे जगह हमारा ट्रांसफर हुआ, और मैंने बहुत मतलब इस तरह की चीजें देखी हैं। अभी हम्म 3 मंथ्स में जो डाइवोर्स हुआ है वो ऐसा डाइवोर्स है, कहने की बात है, केवल लड़की आती थी अपने लिए खाना स्विगी और जोमेटो से मंगा के खा लेती थी, और हम्म। हस्बैंड आता था तो कहती थी तू बना ले, तो कहते अ, थे कि जो तू अपने लिए मंगवाई है उसी में से मेरे लिए रख देती। तो मंगा। हाँ, अभी मतलब कहते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इराइज हो गए हैं, बिल्कुल। बहुत सारे हैं। हम यहाँ ना बेटी को दोष देंगे, ना बेटे को दोष देंगे, ना बहू को दोष देंगे। परिस्थितियां, समाज, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह की चीजों को, इस तरह के हमारे परिवेश को बदल रही है। बिल्कुल। और तो अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात, मौन स्वीकारम लक्षणम, अपने को चुप रखो, शांति बनाए रखो, मन हो तो 2 रोटी बना के रोटी सब्जी खा लो। अभी एक छोटी सी घटना बताऊं, मेरी बड़ी बेटी वहाँ डैलस में डॉक्टर है, मैं वहाँ हम्म 2 महीने के लिए गई थी। हम्म तो ठीक है, अच्छा लगता है बच्चों की गृहस्थी में जाके, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है। पहले कुछ दिन तो मुझे अच्छा लगा कि वो सैंडविच आ रहा है और सारा आपको फ्रोजन सब कुछ आ रहा है नाश्ते में। पहला नाश्ता मुझे, मम्मा आप पहले खाओ, मैंने शुरू से देखा है कि आपने सबको खिलाया है, और आपने लेकर कभी खुद से लेकर सबसे बाद में आप खाते थे।
तो बड़ा बहुत खुशी हुई, चलो मेरी बेटी इतना तो समझे। लेकिन एक हफ्ते तक वो ब्रेड और वो बड़ा वाला हॉट डॉग और पिज्जा और ये, एक दिन मैंने भूख हड़ताल कर दिया। मैं सुबह से कुछ नहीं खा रही और मेरा दामाद परेशान, मम्मी क्यों नहीं खा रही, क्यों नहीं। 2 बजे जब मुझे भूख लगी, थोड़ा फ्रूट से सब ले लिया मैंने। मैं बोली मैं खाऊंगी तो पराठा भुजिया खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। फिर क्या हो, बहू दोनों हो या बेटी हो, यादें, सभी को समझाना पड़ता है, क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल है तो समझाना अल्टीमेटली आज पड़ता के बच्चे। है। हाँ, समझाना पड़ता है। फिर तीनों बच्चे मेरे लग गए, मतलब बेटी दामाद, मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी बिटिया भी गई थी। तो फिर तीनों लग गए कि मम्मी ना सुबह से केवल पराठा और आलू का भुजिया खाने के लिए भूख हड़ताल। भूख हड़ताल की हुई है। तो ये तो भी मुझे जरूरी ये, है, ये भी हाँ, जरूरी है। ये तो मुझे ये लगा है, बस हमारी पीढ़ी जो है, हमारे मम्मी पापा ने हमें जो संस्कार दिया, हम जिस परिस्थितियों में पले, हर जगह एडजस्ट किया है। ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी की, किचन भी संभाला, बड़ों की सेवा भी की, सब कुछ किया। और कहाँ से ईश्वर ने उस समय एनर्जी दी थी, सच में मुझे समझ में नहीं आता है। जॉब भी किया, सबको लेते हुए, है ना। तो बस सबसे बड़ी बात है कि चुप रहना है और सबके साथ खुद को एडजस्ट कर लेना है। बस यही मेरा एक ही सिद्धांत है। अब आगे ईश्वर मालिक। वो तो हम लोगों ने, तो सीमा जी ने प्रश्न किया, आज मैंने की यही कहा जो इंटरफियर ना कर। जी, मैंने कहा सीमा जी ने भी यही प्रश्न उठाया था ना, तो हमने हाँ यही जी, कहा था इंटरफियर मत करिए। हाँ, आप, मैं तो ये भी कहूंगी, आपने बहुत अच्छी बात कही शैलजा जी, कि अपने मन को मार के मत जिए, ना जी, कहीं, है ना। आपको जो खाने का मन है वो खाइए, और बच्चे को कहिए, वो ला भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। फिक्र भी कर रहे हैं बच्चे, पर वो कहते हैं ना, परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि चाह करके भी वो नहीं कर पा रहे हैं। वो सबसे भी बड़ी बात क्या है ना, बच्चे वहां रहते हैं, सब दोनों जॉब में हैं। अब वो आटा गूंथ के रोटी बनाए अपने लिए करे, उन्हें फ्रोजन मिलता है, फटाक जल्दी से बनाए। वाइफ को छोड़ा हॉस्पिटल, खुद चला गया अपने ऑफिस, फिर लौटा तो उसको लेके आ गया, फिर आया, फिर दोनों मिलके कोई एक सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता है इन लोग की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, और हम जब चाहते हैं उसके 2-4 महीने के लिए, मैं क्यों इंटरफेयर करूं। हाँ, जिस दिन मेरा मन होगा उस दिन डांट डपट के हटा के खुद से बना के खा लेंगे, तुम भी खा लो मेरे साथ। चलिए, तो आज बहुत की चर्चा हमारी बहुत बहुत ही जी, सार्थक रही, बहुत अच्छी रही, सबको बहुत अच्छी। बहुत मजा आया। मजा से ज्यादा हमारा ज्ञानवर्धन हुआ, क्योंकि दीदी ने, मुझे लगता है, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा है कि जो शायद हमें संस्कार या परवरिश में आवश्यक हो। तो इतनी अच्छी चर्चा के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय दुर्गा दीदी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद बहुत देती हूँ बहुत कि धन्यवाद, बहुत इन्होंने बहुत धन्यवाद। हमें इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा ज्ञान, वैसे हम सभी ने कहीं ना कहीं जान, अनुभव किया, लेकिन कोई बिल्कुल बताता है तो उससे ज्यादा हमको लगता है कि नहीं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या बिल्कुल। हम कर सकते हैं अपनी खुशी को या परिवार की खुशी के लिए, हमें क्या करना चाहिए, या बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। शायद हम किन्हीं गलत चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, या शायद वो हाँ, इतनी जरूरी नहीं है, तो वो भी बातें हो सकती है। तो उन्होंने उन बातों को पिन पॉइंट किया है कि किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, ताकि हम बच्चों को भी अच्छा भविष्य दे सके, अच्छी परवरिश दे सके, और साथ ही परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, और आपकी भी शांति बनी रहे, आप भी हाँ। अपना जीवन खुशी खुशी जिए, बच्चों को भी अपना जीवन खुशी खुशी जीने और देना। जरूरत पड़ने पर आपका मार्गदर्शन भी जरूरी है। और मेरा बिल्कुल, यही कहना है, आपने भी सुना होगा, लोग ये कहते हैं ना, जैसे अभी शैलजा जी ने कहा कि भाई बहू कान भरती है, तो बहुत लोगों से ये सुना है मैंने कि मायके का जितनी दखल अंदाजी होती है ना, वहीं पर परिवार बिगड़ता है। तो मायके वाले ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। अब यहाँ तो मायका सही। ही अगर बैठा हुआ है, तो और फिर भी दखल अंदाजी भी करता रहे, तब तो डबल हो गया ना यहाँ तो भाई मायका पास में है, ये बेटी के बिल्कुल सच्ची देखो। घटना है, कुछ महीनों पहलों की है।
मैंने इस पे एक लघु कथा भी लिखी है। तो बिल्कुल सही बात है, और ये किसी सभी का कुछ हमारे ऑन है और पीछे से काफी आवाज आ रही है, कृपया सभी म्यूट कर ले अपने आप को। उधर लघु कथा चलने लग गई थी। वही कुछ। तो मैं यही कह रही थी कि भाई एक तो जब सबको पता है कि भाई माँ का अगर हर सेकंड 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 अगर हम माँ इंस्ट्रक्शन देती रहे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो क्या जरूरत है? बच्चे को आपने अच्छा इंसान बना दिया है, समझदार बना दिया है। अब आप दूर से बैठकर देखिए कि आपके द्वारा परवरिश किया हुआ बच्चा अपनी योग्यता से कैसे दुनिया जी रहा है। और अगर परवरिश में आपने सहन शक्ति सिखाई है तो वो सहन शक्ति उसमें भी दिखेगी। हमने नहीं सिखाई है सहन शक्ति तो हमारे बच्चों में भी नहीं दिखाई देगी। हम कहते हैं ना हमारे में बहुत सहन शक्ति थी, आज भी बच्चों में है, लेकिन हमने अगर 10% ही सिखाई है तो उसका 5% ही दिखेगा ना, 100% कैसे दिखेगा? हमें 100% सिखाया गया था तो हमने 80% शायद दिखाया हो। हमने उनको अगर 10% सिखाया है तो 2% ही दिखाई देगा। तो हमने भी अगर 100% सिखाया है तो वो दिखेगा वहां पर। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आज हमें जो पसंद नहीं आ रहा है, दोषी हम हैं उसके लिए। अपने को अपना एनालिसिस, अपना विश्लेषण हमें करना पड़ेगा कि हम कहाँ दोषी रहे और अब हम कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो अब कब सुधारने के लिए हमें ही बदलना पड़ेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, तब परिस्थिति सुधर जाएगी। तो बदलना तो हमको पड़ेगा ही। अगर हमने गलती की है, नहीं गलती की है तो सब कुछ बहुत अच्छा, बच्चा भी दुनिया हमारी बदलने की जगह खुद को बदलो और दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आएगी। वही तो है, वो आईने पे हम धूल साफ कर रहे हैं, चेहरा साफ करिए। तो वही और करने की तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जो हमारे समकक्ष हैं, दादी नानी के पोजीशन पर जो आ गए हैं, अपने मन को इतना ना मारिए कि बस हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। नो, ये भी मत फील करिए। आप अपने जो आपकी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने तरीके से जीने का हौसला बनाए रखिए, तभी आपको दूसरे में कहीं कुछ दोष नजर नहीं आएगा और आप मजे से आनंद से जी सकेंगे, खुश रह सकेंगे। तो खुश रखने की तो कोशिश हमको करनी है कि नहीं? आप खुश रहेंगे तो फिर परिवार भी खुश रहेगा, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, आनंदित रहिए। इसी तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, अपने हम लोग जुड़ करके कितना आनंद मना लेते हैं। नहीं, कितनी बातें जो शायद हमने सोची भी नहीं थी वो भी हमने यहाँ डिस्कस की। तो वो जैसे मतलब होता है ना, बात करते करते कई बातें उभर कर आती है। तो मैं नटशेल में बता सकती हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि दुर्गा दीदी ने जो बात की है उसका मतलब क्या निकलता है कि परवरिश एक ऐसा बीज बोने के समान है, जो क्योंकि वह जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा और वैसे ही फल भी देगा। तो आज जो संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे वही कल का समाज बनेगा। और अगर हम अपने बच्चे को संवेदनशील, ईमानदार, आत्मनिर्भर बनाते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमने अपना कर्तव्य ठीक से पूरा किया है। और हम बस अंत में इतना ही कह सकते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य हैं और परवरिश देना हमारा कर्तव्य है। तो हम अपना कर्तव्य करते रहें तो भविष्य अवश्य ही सुंदर होगा। तो मैं पुनः सबसे पहले दीदी का और आप सभी जो जुड़े और आपने इस वार्ता को और रोचक बनाया, बराबर जुड़े रहे और आपने अपने अपने प्रश्न या अपने अपने अनुभव साझा करके इसको और भी सार्थक बनाया है और भी ज्यादा उपयोगी बनाया है। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद और पुनः जल्दी ही मिलेंगे कुछ और विषय को लेकर के और कुछ और विचारों को लेकर के। इसी तरह जुड़ते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। दीदी का तो सुप्रभात। हेलो, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा नाम अरुणा कुलश्रेष्ठ है, मैं जयपुर से हूँ। और अच्छा प्रवीणा अरुणा जी, जी ने आपका मुझे नाम नहीं आ रहा है इसमें, सैमसंग आ रहा है तो हम नहीं पहचान पाए आपको। नहीं, 10th में मेरा ही नाम है। एक मिनट। नहीं, आपका जो वीडियो दिख रहा है ना उसके साथ दिख रहा है सैमसंग SM-M135FU दिख रहा है। अच्छा। तो पहचान नहीं पाए और शायद आप अच्छा पहली बार जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, मैं अरुणा जी। पहली बार ही जुड़ी हूँ।
मैंने आपकी सब वार्ता सुनी, सब बातें सुनी, और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरी दोनों बेटियां, एक तो शिवांगी कुलश्रेष्ठ है ओके। सक्सेना, और एक मेरी लड़की है, वो अंबाला में है, फैशन डिजाइनर जी जी शैलजा। उसकी जैन परिवार में शादी हुई है, और भरा पूरा परिवार है, और हर काम में वो निपुण है। इसलिए आगे होके उन लोगों ने डिमांड पर शादी की, और उसने अपना कैरियर जो है जॉब नहीं बना के वो अपनी फैमिली की सेवा कर रही है। सास बहुत ससुर है, अच्छी बात। देवर कितनी जेठ खुशी है, की और गर्व और की बात है कि गर्व की उन्होंने बात। वहां जाके और अपना एक स्थान बनाया उस परिवार में। उन्होंने खुद ही डिमांड की थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, 5 कपड़ों में भेज दो, आपकी लड़की हमें पसंद है। और कुकिंग में और भी चीजों में वो बहुत ज्यादा होशियार है। उसके 2 बच्चे हैं, एक तो अभी 5th में आया है और एक 2nd में आई है बच्ची, और दोनों ही बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। ये और आप, ये शायद, क्रेडिट गोज टू यू, क्रेडिट गोज टू यू। और आपने थैंक अपने यू। बच्चों बेटियों हाँ, को इतना वो लायक आपके बनाया। संस्कार हैं, वही तो सामने आ रहे हैं कि वो वही बच्चे ने इतना अच्छा उनको परिवार मिला और वो इतने खुश हैं, वो भी खुश हैं, जी तो अच्छी बिल्कुल। बात है। तो हम और आगे उसकी जारी नंद रखेंगे। वगैरह आती है तो वो यहाँ नहीं आती, कहती नहीं मेरी दीदी आ रही है, मैं बाद में आऊंगी। तो और ठीक है। वो नहीं होती है शैलजा, तो उनको घर में अच्छा नहीं लगता। तो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत प्यार से और इतने अच्छे से जॉइंट फैमिली में वो अपना मैं निर्वाह कर रही है। मैं यहाँ आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी जी है ना, मेरी बेटी भी मुझसे हमेशा यही कहती थी कि मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, जैसे आपके हाँ परिवार को समेट के रखा है, बांध के रखा है, मैं भी चाहती हूँ जी। कि अपने परिवार को, और भगवान की अच्छा, दया कि अभी प्रवीणा मेरे जी ने पूरे परिवार में प्रवीणा जी ने सबको शिवांगी मेहनत देती कुलश्रेष्ठ है। के लिए और भी कहा है बोलने के लिए वो, क्योंकि वो मेडिकल लाइन से एमडी है, जी, मैं बात ऑल्टरनेट करूंगी उनसे। मेडिसिन की। जी 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 जी, बहुत जी अच्छा जी। लगा। जरूर हम उनका भी रखेंगे और हाँ, बात उसके करेंगे। भी 2 बच्चे तो हैं, बेटा उसका 12th में है, और बेटी एनएलयू से लॉ कर रही है, वाह, टॉपर बढ़िया, रही है क्लैट की भी, बहुत क्लैट में भी टॉपर रही है, और है ना 12th में भी टॉपर रही है वो। बहुत बढ़िया। बात है, बहुत खुशी की बात है। बस तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, काफी समय, 1.5 घंटा जी, हो मैंने गया अपना है। इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया, मैंने कहा खत्म होने से पहले मैं अपना नहीं, इंट्रोडक्शन अच्छा दे दूं। किया, और आप और अपना नाम वैसे भी ही, उस पे चेंज कर लीजिए ताकि सभी आपको जी जी पहचान सकें। जी। हाँ हाँ, नहीं बहुत वो अच्छा लगा और आज आज मैंने की पहली चर्चा बार बहुत ज्वाइन किया है ना। सार्थक रही। बहुत और बहुत आगे फिर आप धन्यवाद। आते वैसे भी रहिए आते अपने रहिए, जुड़ते अखिल रहिए, भारतीय पुरुष और संघ आपके की, परिवार को भी अखिल जोड़िए। भारतीय पुरुष संघ से महिला सशक्ति संघ में मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरा इधर का भी चलता रहता है काम। बहुत अच्छी जी। बात है। स्वागत है आपका। आपका बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद। जय चित्रांश। जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। इसी तरह मिलते रहेंगे, शुभ नए नए रात्रि। विषयों को, नए नए जी क्षेत्रों को लेकर चर्चाएं हम करते रहेंगे और ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। पुनः दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना मेरी बात, तो कितना कितनी दुर्गा मतलब। दीदी, जी, आवाज क्यों नहीं आ रही फिर? आप जब इसको कनेक्ट करते हैं ना, तो इसके बाद आपका ये म्यूट और वो अनम्यूट है, ऐसे ही तो है ट्रैक। दुर्गा दुर्गा दीदी, दुर्गा आप दीदी बोलिए, आप नमस्कार। कुछ बोल रहे थे, नमस्कार। आप कुछ बोल रहे थे दुर्गा जी। नमस्कार। मैं यही कह रही थी कि आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, क्योंकि ऐसे तो सब बातें सब जानते हैं, कभी कही ये बात सबको पता है, सबने कहते ना उसी नाव में सभी बहते हुए आगे निकले हैं, गंगा पार की है सबने, और आगे भी ईश्वर चाहेगा तो हम लोगों का मार्गदर्शन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अपना मार्गदर्शन, अपना कहते हैं ना, अपना स्नेह और अपना मार्गदर्शन भी देते रहें, और अपने को भी स्वतंत्र रूप से सशक्त और समर्थ महसूस करते हुए जीवन दिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।